हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर वाली सीरीज, जिसमें कि सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। डेली रात को 8 बजे आपको क्लास मिलती है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। 8 बजे आपको CDPP की क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30। कैसे 30 में से 30 नंबर लेके आप आ सकते हो, उसके लिए इस सीरीज को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PYQ 2019 वाले। इसका जो पार्ट 1 है वो आपको देखने को मिल गया होगा पहले। आज जो आप देखेंगे PYQ 2019 का पार्ट 2। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन तक हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। सो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, 1 मिनट का पूरा समय आपको मिलता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी जो RT एक्ट था 2009 वाला, उसमें उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। RT एक्ट 2009 में बात की गई थी किसकी, समावेशी शिक्षा की। अब इसकी जो अवधारणा थी वो इसमें से किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत पे आधारित है या फिर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना, जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना, तो समावेशी शिक्षा में आपने क्या पढ़ा होगा कि भैया समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हर तरह के बच्चों का समावेशन करती है, जिसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं, विशिष्ट बच्चे भी होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। अगर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, जिसमें बात क्या कर रहा है कि अशक्त बच्चों के प्रति। अब आप अगर एक प्रकार के बच्चों के प्रति अगर एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति रखेंगे तो एक तरीके से क्या है, ये बायसनेस को दिखाता है। आपको सभी के लिए इक्वल रहना है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब फर्स्ट में व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करी थी, तो आई थिंक इसका इससे कोई मेल नहीं है, ये वाला भी सही नहीं होगा। थर्ड वाला क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी हम ये बोल सकते हैं राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। हाँ, जब देखिए मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, अधिकार, वो भी मानवतावादी जो अधिकार है वो कैसा है ना, अधिकार आधारित है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो मानवतावादी वर्ड है यहाँ से देख के ये लगा कि भाई ये शायद इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, बट क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है वो मालूम चलेगा ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ने के बाद। 4 में क्या कहा गया कि मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। यहाँ पे फिर से एक तरीके से विशेष प्रकार के बच्चों की बात कर दी, जो कि करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो क्या कहती है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बच्चों को दिया जाए। ठीक है, सिंपल। चलिए, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। संरचनावादी ढांचा क्या है, सिंपल सी बात है, द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। यानी जब हम संरचनावादी ढांचे की बात करते हैं तो वो जो संरचनावादी आपका ढांचा है ना, इसमें ये किस पे एक तरीके से प्राथमिक रूप से किस पे आधारित होगा, यंत्रवत याद करने पे आधारित है। यंत्रवत का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया रोट लर्निंग से हमको कैसे आना है, बाहर आना है। तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि संरचनावादी की बात हो रही है, इसमें यंत्रवत का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रबलन पर केंद्रित है, ऐसा भी नहीं पढ़ा है। उसके बाद क्या है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, यानी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, ऐसी बात पढ़ी थी, ऐसा भी शायद हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप देखते हैं 4 वाला जो ऑप्शन है वहां क्या लिखा है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। देखिए ये चीज समझिए, मीनिंग मेकिंग किस में आएगा, संरचनावादी ढांचे में आएगा। मीनिंग मेकिंग अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अवबोधन की जो प्रक्रिया है ना, उस पर केंद्रित है, तो ये किसकी विशेषता हुई, ये हुई संरचनावादी ढांचे की। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या है, 4 वाला। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या कह रहे हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसकी क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी।
चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में क्या है, बच्चा ही सर्वे सर्वा है ना। बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलनी है, ये आप बात चीजें आपको पता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या विशेषता होगी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, चाइल्ड सेंटर्ड है ना, छात्र केंद्रित है, तो बच्चे को प्रायोरिटी देंगे, बच्चे के जो अनुभव हैं, बच्चे के जो एक्सपीरियंस हैं, उनको प्रायोरिटी देंगे। बात तो बिल्कुल सही है ना, बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बाकी के ऑप्शन को एक बार रीचेक जरूर करते हैं। फिर से यंत्रवत आ गया है ना, इसको तो हटा ही दीजिए, नेगेटिव है। फिर उसके बाद क्या है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। मैं फिर से हर बार आपको बताया है कि नामांकित नहीं कर सकते, बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते, ये सारे वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो आपको पेपर जब सॉल्व करोगे, आंसर दोगे, तो आप पहले ये ध्यान रखिए, सबसे पहला काम क्या है आपका, रॉन्ग आंसर पहचान लीजिए, सही आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर आपने देखा, ये केवल, देखिए एक और वर्ड बता दूं, यहाँ पे देखिए केवल आ रहा है, केवल, ओनली, है ना, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये क्या है, ये भी तो क्या है, नेगेटिव में आता है ना। तो ये सिंपल सी बात थी, ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद यंत्रवत मतलब क्या हो गया, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग को तो खत्म करना, ये भी नेगेटिव है। और यहाँ पे तो नामांकित और वर्गीकरण भी दे दिया। अगर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस ऐसे थे जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, आसानी से पहचान सकते हो कि नेगेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होंगे। राइट ऑप्शन क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बहुत सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो संवेग और संज्ञान है, यानी जो इमोशंस हैं और जो कॉग्निशंस हैं, वो एक दूसरे से डैश हैं, कैसे हैं, संज्ञान और संवेग पूर्णतः अलग हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है, संज्ञान संवेग अलग कैसे हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा भी नहीं है, सन्निहित हैं, ये बात तो सही लग रही है, लेकिन फोर्थ क्या कह रहा है, संबंधित नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कॉग्निशन और इमोशन है ये कैसे हैं, इंटरवोवेन हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, बहुत सिंपल था ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, संरचनावादी, जो संरचनावादी विचारधारा को मानते थे उनके अनुसार, या संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में पूछ रहा है, अधिगम के बारे में पूछ रहा है, किसके अनुसार, संरचनावादी, ठीक है। चलो अधिगम जो है वो पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांत ये कहता है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ऐसा है क्या संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार, एक बार बाकी ऑप्शन को रिचेक करिए पहले। अधिगम यंत्रवत, देखो बस इससे आगे मत पढ़िए, यंत्रवत आ गया ना, यंत्रवत आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपको एक तरीके से, रोट मेमोराइजेशन, तो इसको सबसे पहले हटाओ, है ना, ये तो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, क्या ऐसी बात कही गई थी इसमें, फोर्ड में क्या बोला है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब देखो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ये ऐसे वर्ड ही तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क बहुत बहुत जरूरी है ना, हार्ड वर्क करोगे तो पूरा टाइम क्वेश्चन को समझने में निकल जाएगा, ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे भी सही लग रहा होगा, यहाँ पे भी लग रहा होगा, तो पहले आप ये चीज को समझ लीजिए कि ऐसे देखो जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, यकीन मानिए उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको आप आराम से हटा सकते हो कि भैया ये तो हो ही नहीं सकते, तो वो टेंडेंसी को फॉलो करिए ना पहले, वो तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप देखेंगे तो एक्टिव एंगेजमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या दे रखा था, संरचनावादी सिद्धांत, यहाँ पे क्या आया, ज्ञान की संरचना, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, जो अधिगम है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका क्या परिणाम मिलेगा, ठीक है, देखते हैं एक बार। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
अब देखिए प्रोत्साहित वर्ड आ रहा है तो ये तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, लेकिन चेक करना पड़ेगा बाकी ऑप्शंस। यानी इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। किसके लिए? हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बच्चों को क्या दे रहे थे, स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण। तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक बार रीचेक कर जरूर कर लीजिए बाकी के ऑप्शंस को। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां भ्रांतियां उत्पन्न करेगा, यानी कि उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, हटाइए सबसे पहले इसको, काम आसान हो गया। ठीक है। अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगा, क्यों करेगा अभाव पैदा, ये भी गलत है, दो ऑप्शन हटा दिया आराम से। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट हो गया। और जो राइट ऑप्शन हो गया आपका वो क्या हो गया, सिंपल सी बात, प्रोत्साहित कर रहा है किसको, अवधारणात्मक परिवर्तनों को, है ना। इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज किसको, कंसेप्चुअल चेंजेस। ठीक है, एनकरेज करेगा किसको, एनकरेज करेगा कंसेप्चुअल चेंजेस को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, किसके लिए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, लगातार अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कराना चाह रहे हो कि वो जो जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज है ना उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, और उसके लिए आपने क्या तरीका सोचा कि उनको लगातार पुरस्कार दे रहे हैं, है ना, या फिर दंड दे रहे हैं, कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये वाला प्राइज मिलेगा, या फिर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको XYZ ये दंड मिलेगा। अगर ऐसा करोगे, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आप एक तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हो बाई हुक और बाई क्रुक, है ना, तो इसका क्या रिजल्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। यह बाहरी अवप्रेरणा कम हो जाएगी, इससे बच्चों को जो बाहर मोटिवेशन मिल रहा है वो कम होती है, चेक करना पड़ेगा क्या सही होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बच्चों को इनर मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्यों कर रहा है उसको, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करेगा ना तो अंदर से उसको मोटिवेशन नहीं आ रही, वो तो किसके लिए कर रहा है, या तो पुरस्कार के लिए करेगा या फिर दंड के लिए करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऐसा भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ये भी गलत है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। जी हाँ, ध्यान से पढ़ो एक बार इसको, कि अगर हम बच्चों को लगातार पुरस्कार और दंड देंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है ना बिल्कुल कम होगी। भैया वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, वो तो पार्टिसिपेट बस केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या फिर अपने आप को दंड से बचाने के लिए कर रहा है। उसका जो स्वाभाविक अभिरुचि है ना वो तो कम ही हो जाएगी, यहां से जिज्ञासा खत्म हो जाएगी पूरी, केवल अपनी अभिरुचि की या जिज्ञासा की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर वो, जब आप उसको लगातार पुरस्कार या फिर दंड दोगे तो। आगे बात समझ में, तो सिंपल सी बात ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी, इसमें ऐसे कौन सा एक ऐसा है जो किसको बढ़ावा देंगी, सार्थक अधिगम को। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो सबसे पहली चीज यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, शारीरिक दंड नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन, बच्चों की जो कंपैरिजन है वो भी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब आपके पास क्या बचा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, 1 और 2, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में 2, ये होगा 2 एंड 3, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें क्या है, जहां जहां पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा या फोर्थ वाला आएगा, जहां जहां पे आपका फर्स्ट और फोर्थ आएगा सबसे पहले उसको हटा दो। फर्स्ट इसमें है, हटा दिया।
यहाँ फर्स्ट नहीं है, इसको नहीं हटाएंगे। यहाँ फर्स्ट है, हटा दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नहीं है बट लेकिन क्या है, फोर्थ है, तो इसको भी हटा दो। क्या रह गया, सेकंड और थर्ड। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत और एवं समग्र मूल्यांकन। आई बात समझ में, देखो कितना आसान था। तो वही चीज है कि आप चीजों को समझ के आंसर करिए, जल्दबाजी में मत करिए बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, यानी हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। जो जटिल अवधारणाएं हैं, है ना, उनको कैसे वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। एक व्याख्यान देकर के, एक लेक्चर दे देंगे, क्या इससे दूर हो पाएगा, नहीं होगा बिल्कुल। लेक्चर देके तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, इससे हो पाएगा, इससे भी नहीं होगा। फिर क्या है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बार बार प्रैक्टिस कराने से ऐसा होगा क्या, मैकेनिकल ड्रिल कराएंगे तो। 4 को जरूर पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर समझ में आएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। देखो इससे अच्छा वर्ड क्या होगा, एक्सप्लोरेशन आ रहा है और डिस्कशन आ रहा है। आप बच्चों को मौका दे रहे हैं, आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं, किसके लिए, कि वो एक्सप्लोर करें, वो डिस्कशन करें। अब जब वो डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे तो क्या होगा, जब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये सिंपल सी बात है, जो उनकी जटिल अवधारणाएं थी ये कैसी हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी, सिंपल। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आया समझ में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, है ना, बनाने लिखा है, बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका हैं, वो क्या चाहती हैं कि भैया उनके जो स्कूल में बच्चे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे बन जाएं, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बन जाएं। तो इसके लिए वो उनको कैसे मोटिवेट करेंगी, क्या तरीका फॉलो कर सकती हैं, इनमें से एक बार देख लेते हैं। वो क्या करेंगी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। देखो अभी हमने पढ़ा था ना इसके बारे में कि हर चीज के लिए रिवार्ड नहीं दिया जाता है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड पे क्या है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। सबसे बड़ी चीज देखो, केवल आ गया ना, हटा दीजिए, ये तो करेक्ट होगा नहीं। जहां जहां केवल, ओनली, है ना, ये आ जाए तो ऐसे वर्ड कभी करेक्ट नहीं हो सकते। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके, दंडित क्यों करोगे, ये तो गलत बात है, नेगेटिव कीवर्ड है कि नहीं है। बच्चे को दंडित नहीं करना है, ध्यान रखना, सीटेट एग्जाम पास तभी होगा जब बच्चों को नहीं मारोगे पीटोगे। सिंपल सी बात, ऐसे याद रखो। मतलब बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कुछ भी हो जाए बच्चे को सेफ रखना है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है आपको, तुरंत उसको हटा दीजिए। ठीक है, चलो फिर क्या बचा, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, नो डाउट फोर्थ ही करेक्ट होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित, देखो मोटिवेट वर्ड मैंने फिर भी मैंने कई बार बताया आपको, मोटिवेट वर्ड प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, हतोत्साहित करना नेगेटिव है। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसके लिए, कि सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए, तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहे हैं। यानी एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम पेनलाइजिंग। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब बच्चा क्या करेगा, सहजानुभूत अनुमान लगाएगा और क्या करेगा, विचार मंथन करेगा, तो क्या होगा, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। देखो आपने 18 वाला पेपर सॉल्व किया, अभी 19 वाला पेपर है। आप अगर देख रहे होंगे कि समझ बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की होगी तो कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन पूछा है आपसे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, वो कौन सी एक ऐसी स्टेज होगी जिसमें बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है ना, और उसका जो डेवलपमेंट है वो सबसे तीव्र गति से होगा। देखो इन सभी अवस्था में होता है, ठीक है, बट आपसे क्या पूछा कि सबसे तेज किस में होगा।
एक बार देख लेते हैं। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज और अर्ली चाइल्डहुड में, देखो ये तो हमने पढ़ा है कि स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत जरूरी होता है बच्चे के वृद्धि और विकास, सबसे ज्यादा तेज डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था में, है ना, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा तेज होता है। अब ये क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है ना, बाल्यावस्था शैशवावस्था से जैसे ही खत्म होती है उसके तुरंत बाद का समय, ठीक है। तो अभी तक तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये, लेकिन सेकंड क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं फर्स्ट और सेकंड में, तो मध्य बाल्यावस्था एक ऐसा है जिसमें हम नहीं कहेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा प्रारंभिक की किससे, मध्य से, तो पहली प्रायोरिटी किसके साथ जाएगी, प्रारंभिक के साथ। नेक्स्ट क्या है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, किशोरावस्था आ गया, है ना, और ये तो कोई मतलब नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था ऐसा समय है या वो अवधि है जब बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है और जो विकास है वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से होगा, सबसे ज्यादा तेज होगा, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। Which of the following is not a principle of development? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप सभी ने पढ़ रखे हैं, तो आपको उसी आधार पे बताना है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। देखो एक बार, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात तो हमने पढ़ी है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, लाइफ लॉन्ग है, जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बॉम्ब टू टॉम जाता है, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे बच्चा गर्भ में आया तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या है, ये चलता रहता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये बात तो क्या हो गई, करेक्ट है, तो ये तो सिद्धांत नहीं होगा। विकास परिवर्त्य होता है, यानी डेवलपमेंट इज मॉडिफाइएबल, अब विकास को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बात भी करेक्ट थी, तो ये भी सही, ये भी सही। फिर क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कि विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी बालक के डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस वजह से ये वाली बात भी क्या हो गई, करेक्ट। जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट हैं तो नो डाउट फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, बस यही बात गलत है कि जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं वो इसको प्रभावित नहीं करते, कैसे नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, तो बस यही क्या होगा, विकास का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। बच्चों के अंदर आपने देखा होगा ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी बच्चे सेम नहीं हो सकते। अगर क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे अलग हैं, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, हर किसी की क्षमता अलग है ना, हर किसी का एक तरीके से सोचने का तरीका, खाने का तरीका, या फिर लाइक वर्सेस डिसलाइक, वो सारी चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये जो विभिन्नता आती है इसका प्राथमिक रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है भैया, क्यों आती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति की वजह से। एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको पूरी तरीके से जोर दे रहा है किस पे, हेरिडिटी के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होता है, हेरिडिटी के साथ साथ उसका एनवायरमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखना। तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा। फिर क्या है, ये जन्मजात विशेषता है, एक तरीके से ये भी हेरिडिटी के साथ चला गया। पर्यावरणीय प्रभाव है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया किसको, वातावरण को, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा ऐसे नहीं बोलेंगे। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रॉन्ग हो गए, फोर्थ पे क्या है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। जब बच्चा इंटरप्ले करता है किसके बीच, अपनी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। सो 4 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है, क्या पूछ रहा है आपसे,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। कौन सी पूछ रहा है? सेकेंडरी पूछ रहा है, ध्यान रखना। अब एक बार रिचेक करेंगे ऑप्शंस को सभी को। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार आ गया, सबसे पहले इसको हटाओ। परिवार किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में फिर से परिवार आ गया, इसको भी हटा दो। कितना काम आसान हो गया। केवल दो ऑप्शन बचे हैं अब, इसमें आपको सोचना है। थर्ड में बोल रहा है विद्यालय और मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, अभी तक तो बेस्ट लग रहा है। फोर्थ में क्या है? मीडिया एवं पास पड़ोस, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, पास पड़ोस को शामिल नहीं करेंगे इसमें। विद्यालय और मीडिया ये आ जाए किसमें? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। तो इस तरीके से हमने 2019 वाला पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अभी आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं, जैसे 2018 वाला पेपर अभी तक अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। बाकी जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं ना, उन तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी 8 बजे, तब तक बने रहिएगा टीचर्स मंत्रा पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।